जय हिंद फ्रेंड्स। तो आइए जानते हैं मौर्य प्रशासन। मौर्य प्रशासन का राजकीय नियंत्रण क्या था, राजकीय नियंत्रण के लिए कौन कौन से अधिकारी नियुक्त होते थे तथा इनका कार्य क्या होता था। इन सब के अतिरिक्त हम ये जानेंगे कि मौर्य काल का पतन क्यों हुआ और मौर्य काल का पतन कैसे हुआ। उससे संबंधित विद्वानों ने पतन के क्या कारण बताए हैं, ये सब जानेंगे। तो आइए सर्वप्रथम हम देखते हैं मौर्य प्रशासन का राजकीय नियंत्रण। कौटिल्य ने राजा को सलाह दी है कि जब वर्णाश्रम धर्म, वर्णों और आश्रमों पर आधारित समाज व्यवस्था लुप्त होने लगे तो राजा को धर्म की स्थापना करनी चाहिए। कौटिल्य ने राजा को सलाह दिया कि जब वर्ण और धर्म पर आधारित व्यवस्था लुप्त होने लगे तो राजा को धर्म की स्थापना करनी चाहिए। कौटिल्य ने राजा को धर्म प्रवर्तक अर्थात सामाजिक व्यवस्था का संचालक कहा है। कौटिल्य ने राजा को धर्म प्रवर्तक अर्थात सामाजिक व्यवस्था का संचालक कहा है। अब हम ये देखेंगे मौर्यकालीन तीर्थ अधिकारी। अधिकारियों को तीर्थ कहा जाता था, तो इसमें ये दे दिया गया है कि मौर्यकालीन तीर्थ अधिकारी। मौर्यकाल में सबसे उच्च स्तर के अधिकारी तीर्थ कहे जाते थे। तो आइए जानते हैं। अर्थशास्त्र के अनुसार इनकी संख्या 18 थी। अर्थशास्त्र के अनुसार मौर्यकाल में तीर्थों की संख्या 18 थी। तो तीर्थ देखते हैं और तीर्थों से संबंधित कार्य देखते हैं या उनके विभाग। तो पहला जो तीर्थ है वो है मंत्री। मंत्री या पुरोहित, ये प्रधानमंत्री तथा प्रमुख धर्माधिकारी थे। दूसरा है युवराज। युवराज राजा का उत्तराधिकारी होता था। तीसरा तीर्थ सन्निधाता। सन्निधाता राजकीय कोषागार का प्रधान अधिकारी अर्थात कोषाध्यक्ष होता था। चौथा है समाहर्ता। ये राजस्व विभाग का सर्वोच्च अधिकारी वित्त मंत्री अर्थात कर संग्राहक होता था। पांचवा है मंत्री परिषदाध्यक्ष। ये मंत्री परिषद का अध्यक्ष होता था। और छठा है प्रदेष्टा। ये फौजदार प्रणाली का न्यायाधीश अर्थात कमिश्नर होता था। और सातवां है व्यावहारिक। ये व्यावहारिक दीवानी न्यायालय का प्रमुख न्यायाधीश होता था। आठवां है न्यायक। ये नायक जो है सेना का संचालक या नगर रक्षा का अध्यक्ष होता था। नवां है सेनापति। सेनापति सेनाध्यक्ष होता था अर्थात सर्वोच्च सैन्य कमांडर। 10वां अंतर्वसिक है। अंतर्वसिक सम्राट का अंगरक्षक सेना का प्रधान अधिकारी होता था। 11वां है कर्मांतिक। कर्मांतिक उद्योग धंधों एवं कारखानों का प्रधान निरीक्षक अध्यक्ष था। और 12वां है प्रशासता। प्रशासता राजकीय आज्ञाओं को लिपिबद्ध करने तथा राजकोषीय दस्तावेजों को सुरक्षित रखने वाला अर्थात जो राजकीय आज्ञा होता था उसे लिपिबद्ध वो लिखता था और राजकोषीय दस्तावेज जो खर्च या आय व्यय का जो लेखा जोखा होता था उसको वह सुरक्षित रखता था। ये कौन था? ये प्रशासता था। 13वां है दंडपाल। दंडपाल सैन्य सामग्री का प्रबंध करने वाला प्रमुख अधिकारी था। सैन्य सामग्री अर्थात जो अस्त्र शस्त्र या खाना पीना जो कुछ भी सेना के लिए उपयुक्त थे, जो लगते थे, वो सब दंडपाल जो है देखता था। तो दंडपाल जो है सैन्य सामग्री का प्रबंध करने वाला प्रमुख अधिकारी था। 14वां है दुर्गपाल। दुर्गपाल देश के भीतरी दुर्गों का प्रबंधक था। दुर्गपाल क्या करता था? ये देश के भीतरी दुर्गों का प्रबंधक था। 15वां है अंतपाल। ये सीमावर्ती दुर्गों का रक्षक था। अंतपाल जो था ये सीमावर्ती अर्थात सीमा पर, राज्य की सीमा पर जो दुर्ग थे उसका रक्षक था। और 16वां है आटविक। यह वन विभाग का सर्वोच्च अधिकारी था होता था। आटविक जो होता था वो वन विभाग का सबसे बड़ा अधिकारी होता था। 17वां है दौवारिक। यह राजमहल का प्रबंध व देख रेख करने वाला प्रधान अधिकारी होता था। 18वां है नागरक। यह नगर का सर्वोच्च अधिकारी होता था अर्थात नगर का सर्वोच्च अधिकारी नागरक कहलाता था। तो ये थे 18 तीर्थ। अब इसके आगे हम देखते हैं। इसके आगे हम ये देखते हैं कि मौर्यकालीन अधिकारी, प्रमुख अधिकारी। अभी तो हमने देखा जो श्रेष्ठ अधिकारी थे उनको तीर्थ कहा जाता था और तीर्थ कुल मिलाकर 18 होते थे। हमने 18 तीर्थों के बारे में जाना। अब हम देखते हैं कुछ और प्रमुख अधिकारी। तो एक अधिकारी थे महामात्य। महामात्य का कार्य था प्रमुख अमात्य नगरों का अधिकारी अर्थात ये प्रमुख अमात्य तथा नगरों के अधिकारी होते थे। दूसरे हैं रूप दर्शक। रूप दर्शक जो होते थे सिक्कों के जांच करता थे अर्थात इनके भी प्रधान अधिकारी होते थे। जो सिक्कों के जांच करता होते थे उनके प्रधान अधिकारी होते थे, वो रूप दर्शक कहलाते थे। तीसरे हैं अमात्य। अमात्य जो होते हैं ये योग्य अधिकारियों का समूह है। अमात्य योग्य अधिकारियों का एक समूह है। और चौथा है आग्रामात्य। यह प्रधानमंत्री का पद है। आग्रामात्य जो होता था ये प्रधानमंत्री का पद होता था। 5वां है प्रदेष्टा।
ये प्रदेष्टा जो है ये मंडल का प्रमुख या प्रधान अधिकारी भी होता था। प्रदेष्टा मंडल का प्रमुख होता था। छठवां है एस्टिनोमोई। एस्टिनोमोई ये नगर का अधिकारी कहलाता था। सातवां है रज्जुक। रज्जुक जो है ये साम्राज्य में न्याय व राजस्व का अधिकारी था। रज्जुक जो है ये समाज में न्याय व राजस्व का अधिकारी था। नठवां है स्त्री महामात्र। ये महिलाओं के नैतिक आचरण को देखने वाला अधिकारी था। महिलाओं के आचरण अर्थात महिलाओं के नैतिक आचरण को देखने वाला अधिकारी स्त्री महामात्र कहलाता था। और नौवां है सवर्णिक। ये सवर्णिक जो है ये टकसाल का प्रमुख अधिकारी कहलाता था। टकसाल वो होता था जहाँ पर मुद्रा बनती थी, जहाँ पर रुपया पैसा उस समय की जो मुद्राएं बनती थी उसे टकसाल कहा जाता था। तो वहाँ का जो अधिकारी होता था उसे सवर्णिक कहते थे। 10वां है अंतः महामात्र। अंतः महामात्र जो था ये सीमावर्ती क्षेत्रों में धर्म प्रचार करने वाले अधिकारी होते थे। और 11वां है धम्म महामात्र। धम्म महामात्र समाज में सामंजस्य की स्थिति बनाए रखना इनका कार्य था। और 12वां है महामात्याप सर्प। महामात्याप सर्प जो है ये गुप्तचर विभाग के प्रधान थे। और 13वां है युक्तक। ये जिला में राजस्व वसूली का कार्य करने वाला अधिकारी होता था। अर्थात जिले में राजस्व वसूली का कार्य जो करता था उसे युक्तक कहा जाता था। अशोक ने शिलालेखों के मूल तत्वों को संपूर्ण देश में सर्वोपरि समझाने और स्थापित करने के लिए अधिकारियों को नियुक्त किया था। अशोक के शिलालेखों के मूल तत्वों को संपूर्ण देश में समझाने और स्थापित करने के लिए अधिकारियों को नियुक्त किया था। प्राचीन इतिहास के किसी अन्य काल में हम इतने अधिक अधिकारियों का उल्लेख नहीं पाते। प्राचीन इतिहास में अगर देखा जाए तो इतने अधिकारियों का उल्लेख किसी भी काल में नहीं पाया जाता जितने मौर्य काल में थे। मौर्य काल में काफ़ी अधिकारी थे, काफ़ी पद थे। शीर्षस्थ अधिकारी तीर्थ अर्थात महामात्र भी कहलाते थे। जो शीर्षस्थ श्रेष्ठ अधिकारी होते थे उन्हें तीर्थ भी कहा जाता था। तीर्थ के अलावा उन्हें महामात्र भी कहा जाता था। उच्चतम कोर्ट के अधिकारी मंत्री, पुरोहित, सेनापति और युवराज आदि थे। ये सब उच्चतम कोर्ट के अधिकारी होते थे। प्रांतीय और स्थानीय शासन। अब हम देखते हैं प्रांतीय और स्थानीय शासन के बारे में। तो राज्य को अनेक प्रशासनिक इकाइयों में बांटा गया था। अशोक के समय 5 प्रांतों का उल्लेख मिलता है। अशोक के समय जिन प्रांतों में बांटा गया है वो 5 प्रांत हैं। ये 5 प्रांत आइए देखते हैं। प्रांतों का शासन प्रांतीय शासक परिषद सहित के अधीन होता था। अशोक के अभिलेख में उन्हें कुमार या आर्यपुत्र कहा गया है। केंद्रीय शासन की भांति प्रांतीय शासन में मंत्रिपरिषद होती थी। जिला रज्जुकों के अधीन था जो आज के आधुनिक जिलाधिकारी के समान था। युक्त सचिव स्तर का काम देखने वाला अधिकारी होता था। जो युक्त था ये सचिव स्तर का कार्य देखता था। अब हम देखते हैं प्रांतीय और स्थानीय शासन। प्रांतीय और स्थानीय शासन ये आप देखें जो 5 भागों में प्रांत बटा है वो कौन कौन से हैं। तो पहला है उत्तरापथ। उत्तरापथ की राजधानी तक्षशिला थी। दूसरा है अवंती राष्ट्र। अवंती राष्ट्र की राजधानी उज्जैनी है। और तीसरा है कलिंग प्रांत। कलिंग प्रांत की राजधानी तोसली थी। और चौथा है दक्षिणापथ। दक्षिणापथ की राजधानी सुवर्णगिरी थी। और 5वां है प्राची अर्थात मध्य प्रदेश। इसकी राजधानी पाटलिपुत्र थी। मौर्य काल में सभी प्रकार की फसलों का उत्पादन होता था। अर्थशास्त्र में धान की फसल को सर्वोत्तम माना गया है जबकि गन्ने की फसल को निकृष्टतम माना गया है। अर्थशास्त्र में बताया गया है कि जो धान की फसल है वो सर्वोत्तम है जबकि गन्ने अर्थात ईख की फसल को निकृष्टतम अर्थात सबसे बेकार माना गया है। कौटिल्य के अर्थशास्त्र में एक वर्ष में 3 फसलों के उपजाए जाने का वर्णन मिलता है। अब हम देखते हैं अधिकारी और विभाग। अधिकारी कौन कौन से होते थे और उनका विभाग क्या होता था। तो ये अधिकारी एक होता था सीताध्यक्ष। सीताध्यक्ष जो अधिकारी होता था ये कृषि विभाग का अध्यक्ष होता था। दूसरा अधिकारी है अकाराध्यक्ष। अकाराध्यक्ष होता था जो वो खानों का अध्यक्ष होता था जो खाद्यान्न होते थे जहाँ पे। तीसरा है लक्षणाध्यक्ष। यह लक्षणाध्यक्ष मुद्रा विभाग का प्रधान था। और अगला है शुल्काध्यक्ष। शुल्काध्यक्ष व्यापारिक कर का प्रधान था। और अगला है मुद्राध्यक्ष। ये मुद्राध्यक्ष जो होता था पासपोर्ट विभाग का अध्यक्ष था। और अगला है संस्थाध्यक्ष। ये संस्थाध्यक्ष व्यापारिक मार्गों का अध्यक्ष होता था। राजकीय भूमि पर सीताध्यक्ष द्वारा दासों, कर्मकारों और कैदियों की मदद से कृषि कार्य कराया जाता था। राजकीय भूमि पर सीताध्यक्ष द्वारा दासों,
कर्मकारों और कैदियों की मदद से कृषि कार्य कराया जाता था। किसान अपनी उपज का 1/6 से 1/4 भाग तक भूमि कर राज्य को देते थे। अर्थात उस समय अगर देखा जाए तो राज्य कर था वो 1/6 से 1/4 था। कौटिल्य के अर्थशास्त्र में कृषि कार्यों में दासों को लगाए जाने की व्यवस्था का उल्लेख मिलता है। कौटिल्य के अर्थशास्त्र में बताया जाता है कि कृषि कार्यों में दासों को लगाया जाता था। अब हम देखते हैं मौर्य साम्राज्य के पतन के कारण। मौर्य साम्राज्य का पतन क्यों हुआ, कैसे हुआ, इस जो है तात्पर्य में हम देखते हैं कि इतिहासकारों ने पतन का कारण क्या बताया है। तो आइए देखते हैं। सर्वप्रथम पहले इतिहासकार हैं डी.डी. कौशाम्बी। डी.डी. कौशाम्बी ने बताया है कि आर्थिक कारण, संकटग्रस्त अर्थव्यवस्था। उस समय उनका साम्राज्य इतना बड़ा हो गया कि उन्हें आर्थिक संकट आ गया और आर्थिक संकट ही उनके जो है वंश अर्थात उनके काल के पतन का कारण बना। तो डी.डी. कौशाम्बी ने बताया आर्थिक कारण। दूसरे हर प्रसाद शास्त्री। हर प्रसाद बताते हैं कि धार्मिक नीति। धार्मिक नीति हर प्रसाद बताते हैं कि ब्राह्मण विरोधी नीति के कारण, मौर्य वंश के जो भी राजा थे वो ब्राह्मण विरोधी थे, इसलिए जो है कई विरोधों के कारण जो है उनके वंश का पतन हो गया। ये बताते हैं हरप्रसाद शास्त्री। हरप्रसाद बताते हैं कि मौर्य काल का पतन धार्मिक नीति के कारण हुआ। और तीसरे हैं हेमचंद्र राय चौधरी। हेमचंद्र राय चौधरी बताते हैं अहिंसक एवं शांतिप्रिय नीति। वे बताते हैं कि जब अशोक जो है अहिंसा का मार्ग धारण कर लिया तो अन्य जो छोटे मोटे बगल में प्रांत थे वे स्वयं को स्वतंत्र करने लगे और आक्रमण करना प्रारंभ कर दिए, इसलिए उनका पतन हो गया। चौथा है डी.एन. झा। डी.एन. झा बताते हैं कि कमजोर उत्तराधिकारी। वे बताते हैं सर्वप्रथम 2-3 उत्तराधिकारी जो थे वो तो मजबूत और प्रतिभाशाली थे, वो सब जो है अपने साम्राज्य को विस्तार किए, लेकिन बाद में जो उत्तराधिकारी हुए वे कमजोर थे, इसलिए जो है मौर्य काल का पतन हो गया। पांचवें हैं रोमिला थापर। रोमिला थापर 2 बातें बताते हैं। ये कहते हैं केंद्रीय प्रशासन तथा अधिकारी तंत्र का प्रशिक्षित होना। रोमिला थापर बताते हैं कि जो केंद्रीय शासन था, केंद्रीय शासन जो शासन की सत्ता थी ये केंद्र के हाथे में थी, इसलिए जो है उसका पतन हो गया। दूसरी बात है कि अधिकारी तंत्र का प्रशिक्षित होना। जो अधिकारी तंत्र था वो प्रशिक्षित था, इसलिए जो है अर्थात वो प्रशिक्षित नहीं था। अधिकारी जो थे वो कैसे जो है सिस्टम को देखा जाए उन्हें नहीं मालूम था, इसलिए जो है उसका पतन हो गया। तो आपने देखा जो है मौर्य साम्राज्य के पतन के कारण, जिसमें 5 विद्वानों की राय आपने देखा। 232 ईसा पूर्व में अशोक के प्रशासन के समाप्त होते ही इसका विघटन प्रारंभ हो गया। ह्रास और पतन के अनेक कारण थे। अब ये जो वीडियो है बस आज इतना ही। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।